एलिमेंट्स ऑफ एन अनमोडिफाइड रिपोर्ट। एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट्स के अंदर आप जो वेरियस एलिमेंट्स दे सकते हैं, जो वेरियस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो आपको देने पड़ेंगे, वो क्या क्या है? देखो, एक वर्ड टाइटल, एक एड्रेसी, टाइटल एड्रेसी, ओपिनियन सेक्शन, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये 9 एलिमेंट। पहला टाइटल, ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ताकि आप इस रिपोर्ट को दूसरी रिपोर्ट से डिस्टिंग्विश कर सके। नंबर 2, ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा? एड्रेसी, सॉरी, टाइटल के बाद एड्रेसी कौन होगा इस ऑडिट रिपोर्ट में? एड्रेसी वो पर्सन है जिनके यूज के लिए इन ऑडिट रिपोर्ट को बनाया गया है। एंड इन केस ऑफ द कंपनी, प्राइमरली द यूजर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सो ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट एज पर SA 700. Auditor report is to be addressed to the persons for whom it is prepared. जिनके बेनिफिट्स के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। ये टाइटल, एड्रेसी हर एक ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन सेक्शन, ओपिनियन सेक्शन भी हर एक रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा। इस सेक्शन में आपका प्राइमरीली 2 मेन चीजें हैं। नंबर 1, एक इंट्रोडक्टरी पैरा, इसी के ओपिनियन सेक्शन के अंदर ही कवर होगा, और दूसरा नंबर 2 पर जो एक्चुअल ओपिनियन है। इंट्रोडक्टरी पैरा में आप किन किन बातों को कवर करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी को जिसकी आपने ऑडिट की है। आप आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइटल्स को जिनको आपने अपनी ऑडिट के स्कोप में कवर किया था। आप स्पेसिफाई करते हैं पीरियड और डेट जिसको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिलोंग करती हैं। आप एक स्टेटमेंट देते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। तो जब इसकी लैंग्वेज बनती है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC लिमिटेड विच कंप्राइज ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट, फिर उनकी डेट भी आप साथ में स्पेसिफाई करते हैं। तो ये 4 पार्ट तो इंट्रोडक्टरी पैरा के हो गए। इसके साथ फिर आप और क्या देते हैं? जो मेन ओपिनियन है, वो ओपिनियन की लैंग्वेज डिपेंड कर जाती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। यदि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, इन दैट केस ईदर ऑफ दीज 2 लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। नंबर 1, in our opinion, the financial statement present fairly in all material respect as per the requirements of applicable financial reporting framework. और यहां पर आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, AS, IND AS, जो भी एंटिटी के ऊपर अप्लाई है उसका रेफरेंस देते हैं। या फिर ओपिनियन सेक्शन की वर्डिंग्स क्या हो सकती है? दैट इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with the applicable financial reporting framework. So ये wording होंगी in case of fair presentation framework, but in case of the compliance framework, in case of compliance framework हमारी वर्डिंग क्या होगी? हम यहां पर फेयर वर्ड यूज नहीं करते एंड वी सिंपली स्टेट दैट इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई फेयर वर्ड इसमें यूज नहीं होता, बिकॉज फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इन दोनों के अंदर प्राइमरीली डिफरेंस है किस चीज का? इन दोनों का प्राइमरीली जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है कि in case of fair presentation framework, management is permitted to take the necessary deviations from the requirements of reporting framework because they need to present a better picture, fair presentations of the financial statement. However, in case of the compliance framework, management is not permitted to take any kind of the deviation, and as a result, fair word is missing in the wordings of opinion when financial statements are being prepared in case of the compliance framework using the compliance framework. So this is about the opinion section. So first element title, second element addressee, third element opinion. These 3 elements
remains same in all type of the audit reports which are being conducted in accordance with the standards on auditing. Thereafter, फिर basis for opinion. This is again a common point for all kind of audit reports which are being conducted, audits which are being conducted in accordance with the standards on auditing. In this basis for opinion, auditor states that we conducted the audit in accordance with standards on auditing. In addition to this, auditor refers to that section of the audit report that describes the auditor responsibility. In the audit report, there is a particular section which is titled as the auditor's responsibility. So, in the basis for opinion section, auditor refers to that responsibility section. Third one, auditor states that we comply with the ethical requirements including the independence. It also states that we believe that we have the sufficient and appropriate audit evidences which provide a basis for the opinion. So these are the four main points which are to be covered in the basis for opinion section. Now, after this, there are three sections which may or may not be included in the audit report. First one is going concern. Going concern में एक पर्टिकुलर सेक्शन ये रिपोर्ट में तब आएगा जब गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, पहली बात, हाउ एवर सम मैटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड उन मैटीरियल अनसर्टेनिटी के एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं. यदि ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं, नंबर वन, गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, नंबर टू, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, नंबर तीन, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स आर बीइंग गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दैट केस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट which is titled as the material uncertainty relating to the going concern. Complete detail is to be given in this para. Now, यदि ये तीनों सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं और इनको बताने के लिए आपको ऑडिट में MURG डालना है, क्या इन्हीं चीजों को बताने के लिए आप ऑडिट रिपोर्ट में KAM डालेंगे, की ऑडिट मैटर? नो. क्या इन चीजों को बताने के लिए आप रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालेंगे? नो. इन तीनों चीजों को बताने के लिए आप रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये पर्टिकुलर सेक्शन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे. हाउएवर, यदि मान लीजिए गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट की जगह मैं कहता हूं गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट, तो क्या ये गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? नो. उस केस में ओपिनियन सेक्शन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन मॉडिफाई हो जाएंगे और एक एडवर्स ओपिनियन इशू होगी. लेकिन यदि आप कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है एंड कोई भी नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, देन नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली. आपको ना EOM, ना KAM, ना मॉडिफिकेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक है. लेकिन यदि आप कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिस्क्लोजर्स एप्रोप्रिएट नहीं है, डिस्क्लोजर्स एप्रोप्रिएट नहीं है, इन दैट केस अगेन आप अपनी रिपोर्ट को, ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे, either qualified or adverse depending upon the nature of the disclosures that are being given in the financial statement. So this is about the going concern. So going concern para may or may not be incorporated in the audit report. It all depends upon the situations as per the requirements of SA 570. ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं. नाउ इसके बाद फिर बात आ जाती है की ऑडिट मैटर की. की ऑडिट मैटर दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 701. एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 701. Thereafter, other information where applicable, it is required to be reported as per the requirement of SA 702. So audit report के ये जो तीन एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट हमने कहा that is on going concern, दूसरा एलिमेंट in relation to key audit matter, तीसरा एलिमेंट in relation to other information that may or may not be the part of audit report. It all depends upon the situations and the circumstances. आगे बढ़ते हैं. Management responsibility that will be part of each and every audit report that are
in case of audit that are conducted in accordance with standard on auditing. In this particular section, auditor prescribes the management responsibilities. Management is responsible to prepare the financial statement as per the requirements of applicable financial reporting framework. Management is responsible to maintain the adequate records for safeguarding of assets and the prevention and detection of fraud and error. Management is responsible to make reasonable judgments and the estimates. Management is responsible to design, implement and maintain necessary internal control, including internal financial control. Management is primarily responsible to assess the appropriateness of going concern basis of accounting. Management is primarily responsible to look after the financial reporting process. So these are the key words जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शंस के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर डालता है. ये भी कॉमन है सब ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए जो भी ऑडिट इन कंप्लायंस विद या इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग परफॉर्म हुई है. देयर आफ्टर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी ऑडिटर की ड्यूटीज हैं एज पर द वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उन सब चीजों को कवर अप किया जाता है. जैसे ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है. बेस्ड अपॉन दैट असेस्ड रिस्क, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड परफॉर्म द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंक्लूड. सो देयर आर द वेरियस ड्यूटीज जो डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर है, और एज ए ऑडिटर हमें उन सारी ड्यूटीज को कि हाँ ये सब मेरी ड्यूटीज थी, अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन, एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन सिलेक्शन इज नॉट माय ड्यूटी, application of accounting policies is not my duty. My duty is to examine whether the management has selected the appropriate accounting policies or not, whether the accounting estimates are reasonable or not, whether the going concern basis has been evaluated by the management or not. These are my duties. My duty is not to assess going concern basis. वो मैनेजमेंट देखेगी, मैं देखूंगा मैनेजमेंट ने उसकी ऐप को इवेल्युएट किया है या नहीं किया. तो वो जो सारी ड्यूटीज हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर अप करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इसी सेक्शन के अंदर कवर अप किए जाते हैं. मैं एक बार रीड करा देता हूं. वैसे ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अंदर. पॉइंट नंबर 1, this section states the overall objective of the auditor with respect to reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement and issues the audit report that include auditor's opinion. ये पैरा कहां पर आता है? ये आ जाता है SA 200 में. SA 200 के अंदर explanation is to be given with respect to reasonable assurance and the application of concept of materiality. SA 200 statement that auditor exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. SA 200 में. तो ये पहले जो तीनों पॉइंट है ये आपने SA 200 के अंदर कवर अप किए थे. उन्हीं चीजों को आप अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल रहे हैं. नाउ state the auditor's responsibilities relating to number 1, identifying and assessing risk of material misstatement. SA 315. Design and perform the procedures which are responsive to assessed risk. SA 330. Obtain sufficient and appropriate audit evidences. SA 500. To obtain an understanding of internal control. SA 315. Expressing an opinion on the adequacy and operating effectiveness of internal financial control. कहां पढ़ा था? आया याद? सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज I के अंदर. Evaluation of appropriateness of accounting policies and reasonableness of accounting estimates. ये मेरी ड्यूटी थी SA 540 में. Evaluation of appropriateness of use of going concern basis of accounting. ये मेरी ड्यूटी थी SA 570 के अंदर. Evaluate the overall presentation, structure, content of financial statement. ये मेरी इन जनरल ड्यूटीज है. इन एडिशन ये तो हो गई जो स्टैंडर्ड्स के अंदर बातें की गई इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ इन एडिशन टू दिस, auditor is also responsible to communicate the matter to the TCWG as per the requirement of SA
260. Responsibility as to the matters to be communicated to TCWG. Providing a statement to TCWG on compliance with the ethical requirement, and that is a particular requirement in case of the listed entities. And determining key audit matter out of the matters which are communicated to the TCWG. TCWG को मैटर कम्युनिकेट होंगे 260 में, और उन्हीं मैटर में से की ऑडिट मैटर को आइडेंटिफाई किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 701. सो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर हम इन सारे एलिमेंट्स को, सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं. अब ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, मैंने यहां पर सारे की पॉइंट कवर अप कर दिए, बट ये तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी जब इनको प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में इंक्लूड किया जाएगा. तो एज ए रिजल्ट ये स्टैंडर्ड सुजेस्ट करता है कि जो ये ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आप चाहें तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की मेन बॉडी के अंदर डाल दें, या फिर इसको ऑडिट रिपोर्ट के साथ लास्ट में एज ए अपेंडिक्स या अनेक्शर अटैच कर दें, या फिर आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वेबसाइट का, जहां पर इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन किया गया है डिटेल में, यदि लॉ एंड रेगुलेशन इस चीज की इजाजत देते हैं तो. लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर यह कहा गया कि लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर अथॉरिटी की वेबसाइट पर लिखी हुई है, वहां से जाकर के देख लीजिए. बट हो सकता है आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है, शायद ऐसा हो जाए कि ये NFRA या ICAI की वेबसाइट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर अप कर दिया जाए और फिर ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस आ जाएगा इनकी वेबसाइट का. बट आज की डेट में ऐसा नहीं है. हां, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेफिनेटली इन पॉइंट्स के ऊपर फ्रेम हो सकता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद ये पॉइंट मैं अभी छोड़ रहा हूं, मैं पहले आपको ये छोटे छोटे 3 पॉइंट कराता हूं. सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट. सिग्नेचर ऑडिटर के पर्सनल नाम से, उसकी फर्म के नाम से, मेंबरशिप नंबर और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर. 4 चीजें हैं जो इस सिग्नेचर के पॉइंट के अंदर आपको कवर अप करनी है. पर्सन हु इज साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, फर्म का नेम, पर्सन का मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर. प्लेस, वो सिटी जहां पर आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहे हैं. डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. द डेट शुड नॉट बी earlier than the date on which the audit evidences are collected. Now, अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की. ये क्या कहता है कि यदि ऑडिटर इज साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अदर मैटर्स अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ रेगुलेशंस, देन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप 2 पार्ट बना दीजिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट का. एक पार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर आप ओपिनियन, basis of opinion, going concern, KAM, other information if required, management responsibility and auditor responsibility, इन पॉइंट्स को कवर अप कर देंगे. एंड एक दूसरा हेडिंग बनाइए जिसका नाम होगा रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आप उन सारे मैटर्स की रिपोर्टिंग को कवर अप कर दीजिए जो अंडर वेरियस लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट. जैसे से फॉर एग्जांपल, reporting requirement of CARO, reporting requirement of section 143 subsection 3 clause I in relation to internal financial control, reporting requirement under section 143 subsection 3 in relation to various matter, reporting requirement in relation to rule number 11 of companies audit and auditor rules 2014, reporting requirement under section 197 subsection 16 in relation to managerial remuneration. ये सारी की सारी रिपोर्टिंग ऑडिटर क्या कर सकता है, इन पॉइंट्स की रिपोर्टिंग इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर डाल सकता है. लेकिन क्या ये रिपोर्टिंग फर्म के केस में होगी? नो. तो फर्म के केस में आपको ऑडिट रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं आएगी. हां, कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के केस में डेफिनेटली आपको रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा. एक पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. सो
दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट यदि आपने ऑडिट को कंडक्ट किया है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यदि मैं एसए 700 की बात करता हूं तो एसए 700 ने 3 टाइप्स की ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है। एक तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो आपने कंडक्ट की है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दूसरी वो ऑडिट रिपोर्ट जो आपने कंडक्ट की है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, तीसरी वो ऑडिट यदि आप कंडक्ट कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब जो मैंने आपको ये रिपोर्ट कराई है, ये रिपोर्ट मेरी कौन सी है? ये रिपोर्ट है जब आपने ऑडिट कंडक्ट की है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने ऑडिट कंडक्ट की है और आपने इसमें लिखा भी है दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि आप ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, किसी लीगल रिक्वायरमेंट में या किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर आप ऑडिट को कंडक्ट करते हैं, देन वेदर इन दैट सिचुएशन क्या आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे सकते हैं उसके अंदर? इसके लिए एसए 700 ने ही एक पॉइंट दिया है कि यदि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये वाले एलिमेंट सारे, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एड्रेसी, नंबर 3 ओपिनियन में ये सारी बातें, नंबर 4 आपने इसके अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर किया, नंबर 5 आपने गोइंग कंसर्न की बात की, नंबर 6 आपने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, आपने डेट प्लेस सिग्नेचर इनको कवर अप किया। यदि जो रिक्वायरमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की ऑडिट रिपोर्ट की है, यदि वो सारे के सारे एक मिनिमम एलिमेंट कवर है उस ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में जो आपने एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑडिट की है, देन आप उस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस दे सकते हैं। सो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसमें नोट्स में कवर नहीं है, आप इसको बुक में से कवर कर लेना, बट चांसेस कम है तो मैंने इसको डाला नहीं है। तो बुक के अंदर, बुक में मैं आपको बता देता हूं कहां पर है ये। जब आप एसए 700 करेंगे ना तो एसए 700 के अंदर बुक में पेज नंबर 1.148 पर टॉपिक है एंड दैट इज ऑडिटर रिपोर्ट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो उसमें ये सारे के सारे एलिमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं एसए 700 के अंदर। नाउ अब जो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है कि क्या ऑडिट को आप इन अकॉर्डेंस विद एसए एज वेल एज आईएसए कंडक्ट करते हैं, तो क्या आप ऑडिट रिपोर्ट में अलोंग विद एसए ISA मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस दे सकते हैं क्या? इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो टॉपिक मैंने कवर अप किया है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने उसको इन नोट्स में कवर अप कर दिया है, वो आपको याद करना है। ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ऑडिट्स कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज वेल एज द international standards on auditing. An auditor may be required to conduct an audit in accordance with international standards on auditing in addition to the standard on auditing issued by ICAI. यदि ऐसी सिचुएशन है तो क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एसए का रेफरेंस इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे सकता है? क्या दे सकता है, प्रोवाइडेड ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं। तो पहली कंडीशन, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है इन बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसए एंड एसए जिसके कारण एक डिफरेंट ओपिनियन बनती है या ऑडिटर कंक्लूड करता है कोई ईओएम पैरा या ओएम पैरा इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस डालने की जरूरत नहीं है ऑडिट रिपोर्ट में। यदि ऑडिटर ने डिफरेंट ओपिनियन नहीं बनाई तो ठीक है, एक ही ओपिनियन है एज पर एसए आईएसए दे दो। यदि ऑडिटर को लगता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ईओएम ओएम पैरा देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ठीक है, आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में एसए आईएसए दोनों का रेफरेंस दे सकते हो। इसके साथ फिर एक पॉइंट है जिसमें यह कहा गया कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर वो मिनिमम एलिमेंट इंक्लूड हो जो एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट होती हैं, तो उनको की जो रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट इस ऑडिट रिपोर्ट में भी हो। बट इस पॉइंट को डालने की एज सच मेरी ओपिनियन में कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो जो एलिमेंट है वो एसए वाले आएंगे ही आएंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़े सारे।
बट फिर भी थ्योरेटिकली यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पहले तो आप लिखेंगे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए कोई ईओएम और ओएम देने की आवश्यकता नहीं है, एंड ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूड्स एट अ मिनिमम each of the element set out in the auditor report prescribed by law and regulation when the auditor uses the layout or the wordings specified by the standards on auditing. So ये कंडीशंस हैं जो एज ए ऑडिटर हमें ध्यान रखनी है कि यदि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एसए के साथ साथ आईएसए का रेफरेंस भी देते हैं, तो एसए आईएसए के डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने रेगुलर क्लासेस के दौरान भी पढ़े हुए हैं। बट एट सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डिटेल में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सिर्फ इन दो कंडीशंस को याद